कल हम लोगों ने जो आपको पढ़ाया था वो था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। मैंने आपको लीनियर मोमेंटम के बारे में बताया था। लीनियर मोमेंटम जो होता है वो मास और वेलोसिटी का प्रोडक्ट होता है। लीनियर मोमेंटम की यूनिट के बारे में डिस्कस किया था। बेसिकली कोई ऑब्जेक्ट है वो मूव कर रहा है, तो मोशन में उसकी जो पावर होती है, मूविंग पावर जो होती है, वो कैलकुलेट करता है हमारा लीनियर मोमेंटम। ये चीज हम डिस्कस कर चुके थे। उसके बाद हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम पढ़ा था। उसकी अलग अलग डेफिनेशंस मैंने आपको बताई थी। सबसे पहले एक डेफिनेशन मैंने आपको ये बताई थी कि यार अगर कोई ऑब्जेक्ट है, उस ऑब्जेक्ट पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, कोई ऑब्जेक्ट है, कोई भी मेंबर से एक ऑब्जेक्ट है, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो वो जो ऑब्जेक्ट है उसका लीनियर मोमेंटम जो है वो कांस्टेंट रहेगा, है ना। मतलब उसकी मास और उसकी वेलोसिटी का जो प्रोडक्ट है वो चीज क्या रहेगी बेटा, कांस्टेंट रहेगी। ये कौन सा लॉ है? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम हम लोगों ने ये पढ़ा था। इसी के बाद हमने एक और डिस्कस किया था, अगर हमारे पास एक सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स है और सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर नेट फोर्स की वैल्यू कितनी है? जीरो है। सिस्टम ऑफ पार्टिकल पर नेट फोर्स की वैल्यू अगर जीरो है, तो उस सिस्टम का जो नेट लीनियर मोमेंटम है, सभी पार्टिकल के लीनियर मोमेंटम का सम, हर पार्टिकल के मोमेंटम को जोड़ दो, उनका सम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। ये बात हमने डिस्कस कर ली। उसके बाद बेटा हम लोगों ने डिस्कस किया था कि जैसे नाइन्थ, आपने नाइन्थ क्लास में पढ़ा था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, किसी दो बॉडी का बिफोर कोलिजन और मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। जो दो मोमेंटम है बिफोर कोलिजन, उन दोनों का सम m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल्स टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन m1v1 प्लस m2v2। इन दोनों की वैल्यू क्या होती थी? इक्वल। इसका एक मैंने आपको एग्जांपल भी दिया था, फायरिंग ऑफ अ गन। गन को फायर करते हो, है ना। गन को फायर करोगे तो जो मोमेंटम है गन का, वो मोमेंटम उस बुलेट के मोमेंटम के बराबर होगा, और इनिशियल मोमेंटम उन दोनों का कितना था? जीरो था। ये चीज हम कल डिस्कस कर चुके थे। आज हम सेकंड फंडामेंटल लॉ, सेकंड थर्ड जो भी है, जितने भी पढ़ सकते हैं उतने लॉ स्टडी करेंगे। हमारा जो सेकंड लॉ, फंडामेंटल लॉ है, वो आपने टेंथ क्लास में भी पढ़ा है, नाइन्थ में भी पढ़ा है, एट्थ में भी पढ़ा है। उसका नाम है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। सबसे पहले हम बात करेंगे क्या होती है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग ये बोल सकते हैं कि जो एनर्जी है उसको ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं बेटा, और एनर्जी को ना तो हम डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, पर एनर्जी को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो डेफिनेशन क्या होगी इसकी? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की डेफिनेशन क्या होगी? एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी destroyed। ना तो एनर्जी को हम क्रिएट कर सकते हैं बेटा, ना एनर्जी को हम लोग डिस्ट्रॉय कर सकते हैं, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म। हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। इट कैन ट्रांसफॉर्म इन वन फॉर्म टू अनदर। एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म में हम इसको ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। देखो, सिंपली अगर बात करें, इस पूरे यूनिवर्स की जो एनर्जी है, सभी टाइप की एनर्जी का सम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है, ग्रेविटेशनल एनर्जी, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, जितनी भी टाइप की एनर्जी इस यूनिवर्स में एग्जिस्ट करती है बेटा, उन सभी एनर्जीज का सम, सभी एनर्जीज का सम जो है, वो सम हमेशा क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा। इसी को बोलते हैं हम क्या? लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, एक एग्जांपल लेके चलते हैं हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी का। एग्जांपल में देखो क्या बता रहा हूं आपको। एग्जांपल में हम लेके चलते हैं, मान लो एक स्टोन है, उसको आपने ड्रॉप किया कुछ हाइट से। मान लो ये कोई स्टोन है, ठीक है। इस स्टोन को आप ड्रॉप कर रहे हो किसी हाइट से। आपने स्टोन को ड्रॉप किया, स्टोन नीचे की तरफ जा रहा है, ठीक है। स्टोन जब हाइट पर था, ठीक है, स्टोन जब हाइट पे था, तब उसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी थी? पोटेंशियल एनर्जी।
जब ये टॉप हाइट पर था, मान लो कोई भी स्टोन है टॉप हाइट पे था, सिर्फ उसके पास उस टाइम कौन सी एनर्जी है? पोटेंशियल एनर्जी। ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी है क्योंकि वो स्टोन रेस्ट पर है, तो काइनेटिक एनर्जी उसकी कितनी रहेगी? जीरो। ठीक। जैसे जैसे स्टोन हमारा कुछ हाइट से नीचे की तरफ आता जाएगा, स्टोन की पोटेंशियल एनर्जी जो है वो कम होती जाएगी, और वो पोटेंशियल एनर्जी स्टोन की किस में बदलती जाएगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी में। कह सकते हो आप कि जैसे जैसे ये ऊपर से नीचे आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी इसकी कम होती जा रही है, और पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा? काइनेटिक एनर्जी में। और जैसे स्टोन ग्राउंड पर पहुंचेगा, सारी की सारी पोटेंशियल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक एनर्जी। है ना? तो आपको ये बात भी बता देता हूँ मैं, जो पोटेंशियल एनर्जी होती है और जो काइनेटिक एनर्जी होती है, इन दोनों का सम कहलाता है मैकेनिकल एनर्जी। क्या कहलाता है बेटा? मैकेनिकल। मैकेनिकल एनर्जी क्या होती है? इसको टोटल एनर्जी भी बोल देते हैं कई बार। पोटेंशियल एनर्जी का सम प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम क्या कहलाता है बेटा? मैकेनिकल एनर्जी। ठीक है, तो जैसे आपने किसी स्टोन को किसी हाइट से गिरा दिया, जब स्टोन को किसी हाइट से आप रिलीज करोगे बेटा, इसके यहाँ पर टॉप मोस्ट पॉइंट पर, यहाँ पर, यहाँ पर इसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी? पोटेंशियल एनर्जी। है ना? एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल समझाता हूँ। मान लो इसके टॉप मोस्ट पॉइंट पर इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो 12 जूल है। कितनी जूल है? 12 जूल। और काइनेटिक एनर्जी कितनी है इसके पास? जीरो। तो पोटेंशियल प्लस काइनेटिक को जोड़ेंगे, 12 प्लस में जीरो, तो कितने जूल आ जाएगी बेटा? 12 जूल। मतलब इसकी मैकेनिकल एनर्जी कितने जूल आ गई? 12 जूल आ गई। अब ये कुछ हाइट से नीचे की तरफ आ रहा है, तो क्या हो, कम होगा इसका, इसकी पोटेंशियल एनर्जी कम हो। मान लो यहाँ पर कोई पॉइंट ले लिया, यहाँ पर इसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी 10 जूल। 10 जूल पोटेंशियल एनर्जी होगी, तो बची हुई किसमें कन्वर्ट हो जाएगी? काइनेटिक में। 2 जूल। टोटल कितनी आएगी? अब भी देखो, टोटल एनर्जी निकालो, अब भी कितनी आएगी? 10 + 2 = 12 जूल। अब भी इसकी टोटल एनर्जी, अब भी इसकी काइनेटिक मैकेनिकल एनर्जी कितनी है बेटा? 12 जूल है। तो जैसे जैसे ये ऑब्जेक्ट नीचे आता जाएगा, वैसे वैसे इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी है किस में कन्वर्ट होती जाएगी बेटा? काइनेटिक एनर्जी में कन्वर्ट होती जाएगी। हर पॉइंट पर, हर पॉइंट पर, ईच एंड एवरी पॉइंट, इसकी काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम, जिसको मैं बोल रहा हूँ टोटल एनर्जी, या फिर जिसको मैं बोल रहा हूँ क्या? मैकेनिकल एनर्जी। इसकी काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, इसको हम मैकेनिकल एनर्जी बोल रहे हैं, उसका सम हमेशा क्या रहेगा बेटा? कांस्टेंट। उसका सम क्या रहेगा? कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या बोलता है? अगर सिंपल साधारण भाषा में बात करें तो इस यूनिवर्स में जितने भी टाइप की एनर्जी एग्जिस्ट करती है, वो एनर्जी ना तो हम अपने आप बना सकते हैं उसको, ना उस एनर्जी को हम अपने आप खत्म कर सकते हैं। बस हो क्या सकता है बेटा? एनर्जी जो है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। ठीक है, या तो काइनेटिक बदल रही है पोटेंशियल में, या पोटेंशियल बदलेगी काइनेटिक में, और जितनी भी टाइप की एनर्जी है सब आपस में एक दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होती जाती है। हाँ, ये नहीं हो सकता कि एनर्जी को आपने, मान लो काइनेटिक एनर्जी को आप डिसअपियर कर दिया, ऐसा नहीं हो सकता। मान लो कोई ऑब्जेक्ट है, उसके पास कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी है, अगर आप उसको रोक दोगे, ठीक है, तो रोक दोगे तो कुछ ना कुछ वो एनर्जी किसी ना किसी चीज में कन्वर्ट होगी, किसी ना किसी फॉर्म में, एनर्जी की फॉर्म में कन्वर्ट होगी। ऐसा नहीं होगा कि आपने उसकी काइनेटिक एनर्जी को डिसअपियर ही कर दिया। तो ना तो काइनेटिक एनर्जी, तो हम बोल सकते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के अकॉर्डिंग, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बट इट कैन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम वन फॉर्म टू द अनदर फॉर्म। ठीक है, एक एग्जांपल और लेके चलते हैं, उसी से समझते हैं फिर दोबारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को। मान लो आपके पास एक पेंडुलम है, पेंडुलम समझते हो ना? घड़ी के अंदर पेंडुलम होता है ना, उस पेंडुलम में, वो जो पेंडुलम है वो आपका ऑसिलेट कर रहा है। क्या कर रहा है बेटा? पेंडुलम आपका ऑसिलेट कर रहा है, घड़ी में लगा होता है पेंडुलम। ये आपके पास एक पेंडुलम है, और वो बेटा क्या कर रहा है? ऑसिलेट कर रहा है। उसका ऑसिलेशन कुछ इस टाइप से होगा। ठीक है, तो पेंडुलम के पास यहाँ पर दो टाइप की एनर्जी है, एक पोटेंशियल एनर्जी है और पेंडुलम के पास एक काइनेटिक एनर्जी। अगर हम इस पॉइंट की बात करें, यहाँ पर इसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी है? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे जैसे ये ऊपर जाएगा पेंडुलम, इसकी काइनेटिक एनर्जी कम हो जाएगी। आपको याद होगा जब पेंडुलम धीरे धीरे ऊपर की तरफ जाता था,
तो पेंडुलम की वेलोसिटी धीरे धीरे कम होती है, और जैसे ही पेंडुलम अपनी मैक्सिमम पोजीशन पर पहुंच जाता है तो इसकी वेलोसिटी जीरो हो जाती है, मतलब काइनेटिक एनर्जी जीरो हो जाएगी। यहाँ पर इसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी बेटा, पोटेंशियल। ठीक है, यहाँ इसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, और ये सारी काइनेटिक एनर्जी किसमें बदल गई यहाँ पर पहुंचने के बाद, इसकी पोटेंशियल एनर्जी। मतलब इसके हर पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी का सम क्या रहता है बेटा, इसी पॉइंट पे चेक कर लो, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, इसका सम क्या रहेगा। इस पॉइंट पर सिर्फ इसके पास कौन सी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी होगी। इस पॉइंट पर इसके पास सिर्फ कौन सी एनर्जी होगी, काइनेटिक एनर्जी। तो जब कोई पेंडुलम ऑसिलेट करता है अपनी मीन पोजीशन के अबाउट, ये इसकी मीन पोजीशन होती है और ये दोनों इसकी एक्सट्रीम पोजीशंस होती है, इनको इनकी एक्सट्रीम पोजीशन बोलते हैं। तो जब कोई पेंडुलम अपनी मेन पोजीशन के अबाउट ऑसिलेट करता है तो उसके पास जो टोटल एनर्जी होती है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, टोटल एनर्जी का जो सम होता है वो हमेशा क्या रहता है, कांस्टेंट। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। ठीक है, देखो अगर हम बात करें नॉर्मल किसी भी रिएक्शंस के अंदर, तो जो एनर्जी है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो हम पढ़ रहे हैं वो काम में वैलिड है। किसी भी नॉर्मल रिएक्शंस की बात करें, मान लो कोई फिजिकल रिएक्शंस है या फिर कोई केमिकल रिएक्शंस है, इन केमिकल रिएक्शंस में और फिजिकल रिएक्शंस में हमारी लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी वैलिड है। ठीक है, पर एक साइंटिस्ट है जिसका नाम सब लोगों ने सुना है, उस साइंटिस्ट का नाम है एल्बर्ट आइंस्टाइन। एल्बर्ट आइंस्टाइन ने एक पॉइंट बताया, एक कंसेप्ट बताया, जो कंसेप्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को फेल करता है। उसने एक कंसेप्ट बताया जिस कंसेप्ट के अंदर उसने एक ऐसी सिचुएशन बताई जहां पर हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड नहीं करता। मतलब वहां पर जो एनर्जी है वो कांस्टेंट नहीं रहती, वहां एनर्जी जो है वो मास में बदल जाती है। इसमें बदल जाती है, तो हम बोल सकते हैं जो हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो कहाँ वैलिड नहीं होता, वो वैलिड नहीं होता न्यूक्लियर रिएक्शंस में। याद रखना, होगा वो हमारी केमिकल फिजिकल रिएक्शन पर वैलिड होगा, पर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो हमारी न्यूक्लियर रिएक्शंस पर वैलिड नहीं होगा। तो हम ये पॉइंट बोल देते हैं, इन न्यूक्लियर रिएक्शन, इन न्यूक्लियर रिएक्शन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी नॉट इज नॉट वैलिड। न्यूक्लियर रिएक्शन में क्या होता है बेटा, जो एनर्जी है वो एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने की बजाय भी एनर्जी जो है वो मास में बदल जाती है। एनर्जी किसमें बदल सकती है, मास में। तो अब अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ रहे हैं तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी को कुछ इस तरीके से पढ़ते हैं, कुछ अलग तरीके से पढ़ते हैं। अगर सिंपली लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात करें तो एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, बस एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाएगी। पर जब अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शंस पढ़ते हैं, मैंने आपको बताया न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है बेटा वो वैलिड नहीं होता, क्योंकि न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर एनर्जी जो है वो हमारी मास में कन्वर्ट हो जाती है। देखो एनर्जी का मास में कन्वर्ट होना और मास का एनर्जी में कन्वर्ट होना एक बहुत बड़ी प्रोसेस है, समझ रहे हो बात, एक बहुत डीप फिजिक्स है। अब मान के चलो आपके स्पेस में एनर्जी है ना, और वो एनर्जी किस में कन्वर्ट हो रही है बेटा, मास के अंदर। या फिर आप बोल सकते हो आपके पास मास है, वो मास किस में कन्वर्ट हो रहा है बेटा, एनर्जी के अंदर। तो एक छोटी मोटी बात नहीं है ये। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर हमारा लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी जो है वो होल्ड नहीं करता। तो हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर, इन न्यूक्लियर रिएक्शन एनर्जी कैन बी कन्वर्टेड इनटू मास। जो एनर्जी है उसको हम किस में कन्वर्ट कर सकते हैं बेटा, मास में। एंड मास कैन बी कन्वर्टेड इनटू एनर्जी।
और मास को आप किस में कन्वर्ट कर सकते हो बेटा, एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। देखो मैं आपको एक छोटी सी प्रोसेस बताता हूँ। कोई रिएक्शन हो रही है, चाहे वो फिजिकल रिएक्शन है चाहे वो केमिकल रिएक्शन है। एग्जांपल देते हैं हम। मान लो कोई रिएक्शन आपने कराई केमिकल, उसमें आपने लिया ए प्लस बी, वो बन गया किसके बराबर बेटा, सी प्लस डी। कोई भी कोई केमिकल रिएक्शन है, जरूरी नहीं है कि केमिकल रिएक्शन हो, ये फिजिकल भी हो सकती है, पर ये न्यूक्लियर नहीं होगी अगर हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की बात कर रहे हैं। मान लो कोई केमिकल रिएक्शन है, इसमें ए प्लस बी किसके बराबर बन गया बेटा, सी प्लस डी के बराबर। ठीक है, आपने आपको पता है ए की एनर्जी इतनी है, बी की एनर्जी इतनी है, सी की एनर्जी इतनी है और डी की एनर्जी इतनी है। ठीक है, तो अगर ये कोई केमिकल रिएक्शन की बात करेंगे तो ए और बी की जो एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी, वो रिएक्शन से पहले, और सी और डी की जो टोटल एनर्जी है वो रिएक्शन के बाद, वो दोनों क्या रहेंगी बेटा, सेम। ठीक है, ये केमिकल रिएक्शन में होता है। पर अगर हम न्यूक्लियर रिएक्शन के अंदर बात करें, तो जो न्यूक्लियर रिएक्शंस हैं, उन न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर जो रिएक्शन से पहले हमारे पास मास होता है, जिसको हम बोलते हैं रिएक्टेंट का मास, और जो रिएक्शन के बाद जो मास होता है, जिसको बोलते हैं मास ऑफ द प्रोडक्ट। ये किसका मास है बेटा, ये मास है रिएक्टेंट का, और ये मास है किसका बेटा, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट का मास जो है वो प्रोडक्ट के मास के इक्वल नहीं आता। रिएक्टेंट का मास प्रोडक्ट के मास के इक्वल ना आना, इसका मतलब ये हुआ कि मास कुछ ना कुछ किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी। मास कुछ ना कुछ किसमें कन्वर्ट हो गया, एनर्जी में। तो आप ये मान सकते हो, किसी भी न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर मास एनर्जी में कन्वर्ट हो सकता है, और एनर्जी भी मास में कन्वर्ट हो सकती है। ठीक है, इसका देखो हमारे पास जो अगला लॉ है वो मैं आपको पढ़ाऊंगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है बेटा, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मतलब हम मास को ना तो खुद से बना सकते हैं, ना ही मास को हम खुद से डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। बस ये कर सकते हैं हम, मास को एक जगह से दूसरी जगह पे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। ये तो ठीक जब हम रिएक्शंस की बात करें, कौन सी, केमिकल रिएक्शंस की बात करें या फिर कोई फिजिकल रिएक्शंस की बात करें। इसी में अगर मैं देख लेता हूँ, मान लो कोई रिएक्शन है ए प्लस बी, किसके बराबर आ रहा है बेटा, सी प्लस डी के बराबर आ रहा है। किसके बराबर है, ए प्लस बी बराबर आ रहा है सी प्लस डी। मान लो ए हमारे पास 10 ग्राम था, बी हमारे पास 20 ग्राम था, टोटल कितना मास होगा इसका बेटा, 30 ग्राम। तो सी और डी बने हमारे पास, सी सपोज करो 6 ग्राम का है, तो डी जो हमारे पास बनेगा वो कितने ग्राम का होगा, वो होगा हमारे पास 24 ग्राम। टोटल मास कितना आएगा इसका, 30 ग्राम। तो रिएक्शन से पहले रिएक्टेंट का मास 30 ग्राम है, रिएक्शन के बाद रिएक्टेंट का मास, सॉरी प्रोडक्ट का मास 30 ग्राम है। तो रिएक्शन से पहले और रिएक्शन के बाद मास जो है वो मास क्या रहता है बेटा, कांस्टेंट रहता है। मतलब मास खुद ब खुद ना तो बनता है, और मास खुद ब खुद ना ही क्या होता है, डिस्ट्रॉय हो सकता है। बस ये हो सकता है मास बेटा, मास को आप एनर्जी में ट्रांसफॉर्म कर सकते हो। तो मैं आपको एक छोटी सी बात बताता हूँ, जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, जो कि हमारा अगला आर्टिकल है ही, वो यहाँ पर हो ही गया है। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ जो एनर्जी है, उन दोनों की डेफिनेशन सेम ही है। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये बोलता है कि एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास क्या बोलता है, मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, पर ये दोनों लाइनें कब फॉलो होती हैं, ये दोनों लाइनें तब फॉलो होती है जब हमारे पास क्या हो बेटा, जब हमारे पास केमिकल और फिजिकल रिएक्शंस हो। पर जैसे ही हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के टुवार्ड्स मूव करते हैं, हमारा माइंड न्यूक्लियर रिएक्शंस के टुवार्ड्स जाता है, तो वहां पर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी वैलिड नहीं दिखाई देता, और वहां पर हमें लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी वैलिड नहीं दिखाई देती। वहां पे हमें पता लगता है कि मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं, और एनर्जी को भी मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। मतलब ऐसा होगा वहां पर कि एक न्यूक्लियर रिएक्शंस होगी, और न्यूक्लियर रिएक्शंस होने के बाद जो मास किसका है, रिएक्टेंट का है, वो मास प्रोडक्ट के बराबर नहीं होगा। कुछ ना कुछ मास डिसअपियर हो जाएगा। उस मास को डिसअपियर होने को, और उसके मास के डिसअपियर होने की वजह से वो मास किस में बदल जाएगा बेटा, एनर्जी में। तो इसको बोलते हैं लॉ ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस। क्या बोलते हैं बेटा इसको हम, लॉ ऑफ मास एनर्जी इक्विवेलेंस, जो कि किसने डिस्कवरी की थी इसकी, आइंस्टाइन।
है ना। तो हम बोलेंगे, क्या बोलेंगे इस आर्टिकल को, इसको बोलेंगे मास एनर्जी इक्वी, मास एनर्जी इक्विवेलेंस किसने बनाया था बेटा, आइंस्टाइन इक्वेशन। इसको नाम को क्या बोलते हैं, इसको बेटा हम इसको आइंस्टाइन इक्वेशन भी बोल देते हैं। आइंस्टाइन ने क्या बताया कि हम एनर्जी को मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो बेटा, एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना, छोटी सी लाइन बोलता हूँ, यूनिवर्स की फॉर्मेशन करना। अगर आप कोई भी बच्चा बिग बैंग थ्योरी वगैरह को डिस्कस करोगे, बिग बैंग को थ्योरी को पढ़ोगे यूट्यूब पर, या फिर आप लोग किसी भी विकिपीडिया पर सर्च करोगे बिग बैंग थ्योरी को, तो वहां आपको ये पता लगेगा इस यूनिवर्स में पहले कुछ भी नहीं था। सारे यूनिवर्स में एनर्जी एनर्जी डिस्ट्रीब्यूटेड थी। वो एनर्जी कन्वर्ट हुई किसके अंदर, मास के अंदर, जिससे हमारा यूनिवर्स फॉर्म हुआ। तो मास को हम एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हैं और एनर्जी को हम मास में कन्वर्ट कर सकते हैं। देखो, एक हाइपोथेटिकल बात, हाइपोथेटिकल मतलब जो कि प्रैक्टिकली हम बोल सकते हैं करेक्ट होगी नहीं, एक हाइपोथेटिकल बात बोलता हूं मैं। अगर मान लो मैं इस पेन का पूरा मास, इसको मैं एनर्जी में कन्वर्ट कर दूं, तो इस मास को अगर मैं एनर्जी में कन्वर्ट करूं, तो इससे बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलेगी, बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी, है ना। जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं या फिर न्यूक्लियर फिनोमिना होती है, जिसमें हम एटॉमिक बॉम्ब बनाते हैं, हाइड्रोजन बॉम्ब हमने नाम सुना होगा, ये सभी बॉम्ब्स वगैरह जो बनते हैं, ये न्यूक्लियर रिएक्शन से बनते हैं। और न्यूक्लियर रिएक्शंस में आप सभी लोग जानते हो बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलती है। कहीं पर मान लो अगर एक न्यूक्लियर रिएक्शंस को स्टार्ट करें तो तुमको रोकना बहुत मुश्किल हो जाता है। और न्यूक्लियर रिएक्शन से इतनी ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलती है, पूरा का पूरा शहर, पूरा का पूरा डिस्ट्रिक्ट, या भी बोल सकते हैं पूरा का पूरा स्टेट भी तबाह हो सकता है इससे। तो एनर्जी को मास में कन्वर्ट करना और मास को एनर्जी में कन्वर्ट करना, ठीक है, ये कोई छोटा मोटा लॉजिक नहीं, छोटा मोटा गेम नहीं है ना, इसके पीछे एक बहुत डीप फिजिक्स है। तो हमारे को पता लगा कि मास को हम किस में बदल सकते हैं बेटा, एनर्जी में। मास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं एनर्जी में, और एनर्जी को हम कन्वर्ट कर सकते हैं मास में। तो एक आइंस्टाइन ने एक इक्वेशन दी, और उस इक्वेशन की हेल्प से आप एनर्जी को मास में और मास को एनर्जी में कन्वर्ट कर सकते हो। कैसे? उस इक्वेशन का नाम है बेटा E बराबर mc²। बहुत ही फेमस इक्वेशन है, E बराबर mc²। इसको आइंस्टाइन इक्वेशन बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, आइंस्टाइन। किसी भी पार्टिकल की एनर्जी निकालनी हो, उसका फॉर्मूला क्या होगा, E बराबर mc²। E क्या है बेटा, E हमारे पास है एनर्जी, M हमारे पास क्या है, मास, और C हमारे पास क्या है, वेलोसिटी ऑफ, वेलोसिटी ऑफ लाइट, जिसकी वैल्यू होती है कितनी, 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। ये हमारे पास होती है बेटा वेलोसिटी ऑफ लाइट। और ये हमारे पास इक्वेशन E बराबर mc²। मैंने अभी आपको बोला कि इस पेन को मान लो मैं एनर्जी में कन्वर्ट करूं, तो कितनी ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। मान लो इस पेन का मास सपोज करो वैसे 10 ग्राम ही होगा मुश्किल से, मैं मान के चल रहा हूँ 1 किलोग्राम। फॉर एग्जाम्पल, आपने 1 किलोग्राम मास को किस में कन्वर्ट किया बेटा, एनर्जी में। तो ई की वैल्यू कितनी है, कैसे आएगी, देखो एम की वैल्यू कितनी आ गई, 1, 3 × 10⁸, उसका क्या हो जाएगा, होल स्क्वायर। 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9। 10⁸, उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा, 8 × 16। 9 × 10⁻16 जूल। ये बहुत ज्यादा ह्यूज अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो 1 किलोग्राम मास को अगर आप एनर्जी, ऐसा पॉसिबल नहीं है बेटा, इतने ह्यूज अमाउंट को एनर्जी में कन्वर्ट करना पॉसिबल नहीं। याद रखना, जो न्यूक्लियर रिएक्शंस होती हैं जिनसे बहुत ह्यूज अमाउंट में एनर्जी निकलती है, जिनको हम बोलते हैं, उसके अंदर भी अगर हम बात करें तो जो मास कन्वर्ट होता है ना एनर्जी में, वो 10⁻⁻27 के उसका होता है, ऑर्डर का होता है। मतलब बहुत ही कम, बहुत ही स्मॉल मास जो है वो किस में कन्वर्ट होता है बेटा, एनर्जी के अंदर। 10⁻⁻27 की ऑर्डर का होता है मास। अभी तो हम 1 किलोग्राम बोल रहे हैं, बहुत है, बहुत बड़ा मास है। अगर 10⁻⁻27 करो, उसका मतलब क्या हुआ,
1/10⁻27, मतलब 1/1 के पीछे कितनी जीरो, 27 जीरो। उस किलोग्राम को कन्वर्ट करते हैं न्यूक्लियर रिएक्शन में, किस में कन्वर्ट करते हैं, उसमें एनर्जी। तो अब हमारे पास जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ क्या है बेटा, मास है, और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, उनकी डेफिनेशन थोड़ी सी लिटिल बिट चेंज कर दी है। डेफिनेशन चेंज क्या कर दी हमने, कि मास कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, एंड ऑल्सो द एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। मास एंड एनर्जी दोनों एक दूसरे के अंदर एक दूसरे में ट्रांसफॉर्म हो सकते हैं, और वो किस एनर्जी, किस इक्वेशन के थ्रू होंगे बेटा, वो होंगे E बराबर mc स्क्वायर इक्वेशन के थ्रू। ठीक है, तो ये हमारे पास था लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास, और एक हो गया हमारे पास लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। अब ध्यान से सुनो, मैं आपको एक सिचुएशन बताता हूँ, उस सिचुएशन के अंदर कौन सा, इन दोनों में से कौन सा लॉ जो है वो होल्ड कर रहा है, आपको ये बताना है। ठीक है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है वो काम कर रहा है इस सिचुएशन में, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी है वो काम कर रही है इस कंडीशन के अंदर, है ना। दोनों में से कोई एक लॉ तो वहां पर काम कर रहा है, और आपको ब्रेन, आपको दिमाग लगाकर वो बताना है। ठीक है, देखो आपके घरों में भी प्रैक्टिकल छोटी सी लाइफ का एग्जाम्पल है, इसमें आपको बस यही यूज करना है कि देखो, सपोज करो कि आप बेटा, आपके पास घरों में पानी का टैब होता है ना, जो पानी का टैब, ठीक है, इसको टैब को आपने ओपन कर दिया, यहाँ से टैब को ओपन करोगे, उसमें से क्या निकलेगा बेटा, पानी निकलेगा। आपने नोटिस किया होगा, जो पानी की लेयर है वो जब ऊपर से नीचे आती है, तो उसकी जो शेप कुछ इस टाइप से बन जाती है, एक कोन की टाइप की शेप बन जाती है। ये आपने नोटिस किया होगा, ऊपर से पानी जब निकलता है तो उसकी शेप जो है बिल्कुल पतली हो जाती है, और किस शेप का बना लेता है, वो कोन शेप का बना लेता है। ठीक है, तो इसकी कोन शेप का बनना, इसकी कोन शेप का बनना कौन से लॉ पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है, या फिर लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। अभी कोई भी बच्चा बता सकता है इसके अंदर, कोई भी स्टूडेंट बोल सकता है बेटा कि इसका कौन शेप का बनना, पानी की शेप कैसे बन जाती है, कौन शेप की बन जाती है, तो ये किस पर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर बेस्ड है, या लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर बेस्ड है। इतने सोचो आप 1 मिनट के लिए। आदित्य बोल रहा है कुछ, सॉरी आदित्य बोल रही है बेटा, कुछ बोलो। आवाज नहीं आ रही, शायद आवाज नहीं आ रही बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, टाइप कर दो। एनर्जी पर नहीं, एनर्जी पर बेस्ड नहीं है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास पर है। देखो कैसे समझो, तो वो पानी ऊपर से नीचे आ रहा है, यहाँ से देखो, पानी ऊपर से नीचे आ रहा है ना। धीरे धीरे जब पानी नीचे जाएगा, पानी की क्या बढ़ेगी बेटा, स्पीड बढ़ेगी। जैसे जैसे पानी नीचे जाएगा, पानी की क्या बढ़ेगी बेटा, स्पीड। जब पानी की स्पीड बढ़ेगी, है ना, तो पानी को ज्यादा डिस्टेंस कवर करनी पड़ेगी। मान लो स्टार्टिंग में पानी यहाँ से यहाँ तक आया, इस लोकेशन से इस लोकेशन, ये लोकेशन से पानी ने ये पोजीशन ले ली, इतने अमाउंट ऑफ पानी नीचे आया कुछ टाइम के अंदर। उसके बाद ये जो पानी सारा था, ये पानी, ये सेम पानी कहाँ जाएगा बेटा, नीचे की तरफ, और नीचे जाएगा इस लोकेशन। यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करना, और यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कवर करना। यहाँ पे इसकी स्पीड कम थी पानी की, क्योंकि स्टार्टिंग में गिरा एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वजह से पानी की स्पीड धीरे धीरे क्या होगी, बढ़ेगी। जब पानी की स्पीड बढ़ेगी, तो ये जो हमारे पास कोन है, कोन, इस कोन की धीरे धीरे क्या बढ़ेगी बेटा, लेंथ बढ़ेगी, है ना। अब जितना पानी है उतना ही रहेगा। पानी को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय। जो पानी का मास है, उस मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। अब मास की अमाउंट फिक्स है, और यहाँ पर कंटिन्यूअसली क्या बढ़ रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है, क्योंकि स्पीड बढ़ती जा रही है। अब उस सिलेंडर का जो वॉल्यूम कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, मतलब सिलेंडर की लेंथ कंटिन्यूअसली बढ़ रही है। तो लेंथ कंटिन्यूअसली बढ़ रही है, तो सिलेंडर को अपना वॉल्यूम एरिया क्या करना पड़ेगा, कम करना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास मास की जो अमाउंट है वो फिक्स है। मास को ना तो हम क्रिएट कर सकते हैं, और मास को ना तो हम क्या कर सकते हैं, डिस्ट्रॉय। जो पानी के टैब से पानी निकल गया है,
वो उतना ही रहेगा, ना तो उसमें कोई बाहर से आप एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो, ना उसमें पानी से बाहर आप निकाल सकते हो, मतलब ना तो गायब कर सकते हो आप, ना उसमें एक्स्ट्रा ऐड कर सकते हो। अब पानी की अमाउंट जितनी है उतनी रहेगी, इसका मतलब क्या हुआ, अभी पानी कम स्पीड चल रहा है तो ज्यादा उसने वो एरिया ले रखा है। जैसे जैसे पानी की स्पीड बढ़ेगी, उसकी डिस्टेंस बढ़ जाएगी, तो उसका एरिया ऑटोमेटिकली कम रह जाएगा। एरिया कम हो जाएगा मतलब वॉल्यूम की वैल्यू क्या रहेगी, कांस्टेंट है। वॉल्यूम कांस्टेंट है तो हम बोल सकते हैं पानी का जो है वो मास भी क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, तो एक बार इसको समझना, सोचना एक बार दोबारा से। ठीक है, वो हो जाएगा आपके पास। अब आपको देखो लास्ट बता रहा हूं मैं, ये जो लास्ट लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है लास्ट हमारे पास, एक और भी है वैसे तो, चलो उसको भी डिस्कस कर लेंगे। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या बोलता है बेटा, वही सेम लाइन। चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, चार्ज को ना आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो, बट ये कर सकते हो चार्ज को एक फॉर्म, चार्ज को क्या कर सकते हैं, जैसे मान लो कोई भी केमिकल रिएक्शन हो गई, कोई भी फिजिकल रिएक्शन हो गई, और सुनो कोई भी न्यूक्लियर रिएक्शन हो जाए, केमिकल फिजिकल न्यूक्लियर किसी भी टाइप की कोई भी रिएक्शन हो, इसको आप वैलिड ही रखोगे, ये हमेशा वैलिड रहेगा। ऐसा नहीं है कि कोई रिएक्शन में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज इनवैलिड हो गया, ऐसा कभी नहीं होगा, ये याद रखना। ना तो आज तक ऐसा कोई हमको लॉ मिला है जो इसको वायलेट करता हो, या कोई ऐसी सिचुएशन नहीं मिली हमें आज तक जो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को वायलेट करती हो। इसका क्या सिंपल था कि चार्ज को ना तो आप क्रिएट कर सकते हो, ना उसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते हो। किसी भी रिएक्शन से पहले और किसी भी रिएक्शन के बाद जो चार्ज की वैल्यू है बेटा, वो क्या रहती है, हमेशा सेम रहती है। ठीक है, ये हमारे पास चार्ज, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, चार्ज कैन नाइदर बी क्रिएटेड और नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ठीक है, इसका एक एग्जांपल है, वो एग्जांपल मैं आपको कल नेक्स्ट वीडियो में कराऊंगा। और साथ के साथ आपको लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम भी बताऊंगा। आप याद रखना, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम में अभी हम डिटेल में नहीं जाएंगे, सिर्फ उसकी डेफिनेशन बताएंगे, रीजन क्या है, एंगुलर मोमेंटम के बारे में आपको डिटेल में पढ़ना है। ठीक है, ठीक, उसके बाद हम यूनिट एंड मेजरमेंट स्टार्ट करेंगे। ठीक है बेटा, आज के लिए इतनी क्लास थी, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास ओवर है। काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी वाला कंसेप्ट लगा सकते हो आप, पर उससे इसकी शेप में क्या फर्क आएगा, हाँ मैं मान लेता हूँ। देखो यहाँ पर काइनेटिक एनर्जी नहीं थी, पोटेंशियल एनर्जी, धीरे धीरे काइनेटिक एनर्जी बढ़ती गई। ठीक है, शेप में चेंज आना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर बेस्ड है। शेप में चेंज ना आना, हाँ ये बोल सकते हैं, ऊपर पोटेंशियल एनर्जी थी, नीचे काइनेटिक एनर्जी होगी। काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी सिर्फ उसकी पोजीशंस के बारे में बताएगी, शेप के बारे में कौन बात करेगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। होल्ड तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी भी होता है वहां पर शेप के अंदर चेंज आना किसके ऊपर बेस्ड है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास के ऊपर। ठीक है बेटा, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास ओवर है। वंदना बेटा क्लास ओवर है। सर एक बात फिर से बताना कि न्यूक्लियर रिएक्शंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पहले क्यों नहीं होता। न्यूक्लियर रिएक्शंस के अंदर क्या होता है बेटा, जो मास जो ना मास, वो एनर्जी में बदल जाता है, और एनर्जी किस में बदल जाती है, मास में। अगर मास एनर्जी में बदल रहा है और एनर्जी मास में बदल रही है, इसका मतलब ना तो एनर्जी कांस्टेंट है, ना मास कांस्टेंट है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में ऐसा ही होता है। न्यूक्लियर रिएक्शंस में इतनी ज्यादा अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलना, रिएक्शन से पहले कोई एनर्जी नहीं होती, पर रिएक्शन के बाद इतनी अमाउंट ऑफ एनर्जी निकल जाती है जो कि बहुत ह्यूज होती है। और वो कहाँ से आती है बेटा, वो आती है हमारे पास मास से। तो रिएक्शन से पहले जो एनर्जी है वो कम होती है, रिएक्शन के बाद जो एनर्जी क्या होती है, ज्यादा होती है। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस में लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी होल्ड नहीं। थैंक यू बेटा, क्लास लीव।